Good afternoon, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दौसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के पार्ट नंबर 18 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स बीटेक थर्ड सेम सब्जेक्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन। टॉपिक हमारा वही है ट्रांसफॉर्मर। पार्ट नंबर 18 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले हमने पिछले पार्ट में हमने 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना देखा था, उसके लिए कंडीशंस देखी थी। आज हम बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं और जो कंडीशंस क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स इन पैरेलल के साथ। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स इन पैरेलल, द कंडीशंस ऑफ द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स आर एज फॉलोज। जब 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे तो उसके लिए कंडीशंस क्या थी? द पोलरिटीज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स मस्ट बी सेम। दोनों ट्रांसफॉर्मर्स की पोलरिटीज क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आइडेंटिकल प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल। इम्पीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केवीए रेटिंग्स, इम्पीडेंस है वो केवीए रेटिंग्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आइडेंटिकल एक्स अपॉन आर रेशियो इन द ट्रांसफॉर्मर इम्पीडेंसेज, ट्रांसफॉर्मर इम्पीडेंसेज में जो एक्स अपॉन आर का रेशियो है यानी कि रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस जो रेशियो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। द कंडीशंस अबव अप्लाई equally to the paralleling of 2 or more 3 phase transformers banks but with the following additions। ये conditions इक्वली हम अप्लाई करते हैं 2 या 2 से अधिक जो 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक को हम यदि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन तो समान रहेंगी जो 2 फेज ट्रांसफार्मर्स के लिए जो हमारी कंडीशंस थी, 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स के लिए जो कंडीशन थी वो तो समान रहेंगी। 2 या 3 फेज ट्रांसफार्मर्स को बैंक को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं बट विद द फॉलोइंग एडिशंस, लेकिन इसमें कुछ चीज़ ऐड हो जाती है। वो क्या है? कुछ कंडीशंस ऐड हो जाती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? द फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। द फेज शिफ्ट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस मस्ट बी सेम फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मर्स, यानी फेज शिफ्ट प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस के बीच में जो फेज शिफ्ट है सभी ट्रांसफॉर्मर के लिए, जितने भी हम ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स को, उनका जो फेज शिफ्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस के बीच में जो फेज शिफ्ट है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। विच आर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, जिन ट्रांसफॉर्मर को हम पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं। इट फॉलोज दैट all transformers in the same main group can be connected in parallel under balanced load condition। balanced load condition के अंतर्गत the 3 phase transformers calculations are made on a per phase basis। balanced condition के अंतर्गत जो 3 phase transformer की calculations है वो per phase basis पर हम करते हैं। it is however preferable to perform calculation on a per unit basis। यहाँ पे जो हम जो कैलकुलेशंस करेंगे वो किसके कैलकुलेशन कर रहे हैं? परफॉर्म करेंगे पर यूनिट बेसिस पे। पर्टिकुलरली इन केसेज, उन केसेज में वेयर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्शंस आर डिफरेंट, जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी का कनेक्शन डिफरेंट होता है, प्राइमरी कनेक्शन अलग है और सेकेंडरी का कनेक्शन अलग है, उस टाइम पे हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो किसी बेसिस पे करते हैं? पर यूनिट बेसिस पे। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर स्मॉल रेशियोज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज के कम रेशियो के लिए, स्मॉल रेशियो के लिए, ट्रांसफॉर्मेशंस के स्मॉल रेशियो के लिए हम क्या करते हैं? 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग में लेते हैं। द डेल्टा कनेक्शंस आर अवॉइडेड एंड स्टार कनेक्शंस आर नॉर्मली यूज्ड फॉर 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टार कनेक्शन नॉर्मली उपयोग में लेते हैं, स्टार कनेक्शन नॉर्मली उपयोग में लेते हैं 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, डेल्टा कनेक्शन को अवॉइड करते हैं। The main operation of such transformer is for interconnecting of 2 power system of different voltages। 2 अलग अलग वोल्टेज के पावर सिस्टम्स को यदि इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को उपयोग में लेते हैं। द मेन एप्लीकेशन ऑफ सच ट्रांसफार्मर्स इज फॉर इंटरकनेक्टिंग 2 पावर सिस्टम एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल। अलग अलग वोल्टेज लेवल पर 2 पावर सिस्टम्स को हम इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं तो इसका उपयोग हम इस प्रकार के ट्रांसफार्मर्स का उपयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 66 kV टू 132 kV सिस्टम, 66 kV को 132 kV सिस्टम में से इंटरकनेक्ट करने के लिए 110 टू 220 kV सिस्टम, 110 टू
220 kV सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए, 132 kV से 220 kV सिस्टम दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए, 220 kV टू 400 kV सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए, ETC। ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर शोन इन फिगर। एक थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर फिगर में दर्शाया गया है, जिसमें हमने जो सप्लाई दी है वो क्या है, थ्री फेज दी है, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें थ्री फेज मिल रहा है। जो हमारा जो ये कनेक्शन है वो क्या है, स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, यानी कि जो हमने सप्लाई दी है वो क्या दी है, हमने जो थ्री फेज सप्लाई दी है, आउटपुट हमें थ्री फेज मिला है। स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा दिखाया गया थ्री फेज स्टार कनेक्टेड। वेव शेप of no load exciting current. A transformer require less magnetic material if it is operated at a higher core flux density. एक ट्रांसफार्मर के लिए कम मैग्नेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है यदि ये हायर कोर फ्लक्स डेंसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। देयरफॉर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पार्ट ऑफ व्यू, यदि इकोनॉमिक पार्ट के तरीके से हम देखें तो ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू ऑपरेट इन द सैचुरेटिंग रीजन ऑफ द मैग्नेटिक कोर। एक ट्रांसफार्मर क्या करना चाहिए, इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि वो मैग्नेटिक कोर के सैचुरेटिंग रीजन में ऑपरेट कर सके। इफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन साइनसॉइडल, यदि हम ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो साइनसॉइडल है, एंड द म्यूचुअल फ्लक्स सेटअप इज अज्यूम टू बी द साइनसॉइडल, और म्यूचुअल फ्लक्स जो कोर में सेटअप हो रहा है वो क्या है, साइनसॉइडल है, द नो लोड करंट I0 विल बी नॉन साइनसॉइडल ड्यू टू द हिस्टैरिसीस लूप। तो नो लोड करंट I0 या एक्साइटिंग करंट है वो क्या होगा, नॉन साइनसॉइडल होगा। किसकी कारण होगा, हिस्टैरिसीस लूप के दौरान जो नो लोड करंट है वो क्या होगा, नॉन साइनसॉइडल होगा। इट कंटेन्स फंडामेंटल एंड ऑल ओड हार्मोनिक्स, इसमें कुछ फंडामेंटल्स पाए जाते हैं और कुछ ओड हार्मोनिक्स पाए जाते हैं। कंसिडर द हिस्टैरिसीस लूप ऑफ द कोर एज शोन इन फिगर। सिंस फाई बराबर बी ए, बी बराबर क्या होता है, फाई अपॉन ए, बी क्या कहलाता है, फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, फाई इज द टोटल फ्लक्स, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर यूनिट होती है ना, फाई फ्लक्स है वेबर में, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी बराबर बी बराबर क्या होता है, फाई अपॉन ए, और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड आई बराबर क्या होगा, एच L upon N. The hysteresis loop is plotted in terms of flux and current I. यहाँ पे जो hysteresis loop हम प्लॉट करेंगे वो फ्लक्स फाई और करंट I के बीच में प्लॉट करेंगे, इंस्टीड ऑफ B एंड H, ना कि B और H के बीच में, सो दैट द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फ्लक्स कैन बी रीड ऑफ डायरेक्टली, ताकि जो करंट की जो रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की पर्टिकुलर वैल्यू प्राप्त करने के लिए जो करंट का रिक्वायरमेंट है उसको डायरेक्टली हम रीड अप कर सकें। द वेव फॉर्म ऑफ नो लोड करंट I0 कैन बी फाउंड फ्रॉम द साइनसॉइडल फ्लक्स वेव फॉर्म। जो नो लोड करंट की वेव फॉर्म है उसको साइनसॉइडल फ्लक्स वेव फॉर्म से प्राप्त करते हैं, एंड फाई आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक कोर, और मैग्नेटिक कोर की फाई आई कैरेक्टरिस्टिक्स से। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, अंडर हाफ ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप और साइनसॉइडल फ्लक्स एंड एक्साइटिंग करंट वेव दिखाई गई है। वेव शेप है ऑफ नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एट पॉइंट O ऑफ द फ्लक्स टाइम कर्व द फ्लक्स इज जीरो। यदि हम फिगर में देखेंगे, यदि हम जो ये वेव जो हमने फिगर प्लॉट किया है इसमें हम देखेंगे तो पॉइंट O पर जो फ्लक्स टाइम वेव कर्व है, फ्लक्स टाइम कर्व के O पॉइंट पर जो फ्लक्स टाइम कर्व है, फ्लक्स टाइम कर्व में O पॉइंट पर द फ्लक्स इज जीरो, फ्लक्स क्या है, जीरो है। दिस करस्पोंडेंट टू करंट आई ओ ए ऑन द हिस्टैरिसीस लूप। तो हिस्टैरिसीस लूप पर इस टाइम पे जो करंट है वो क्या होगा, ओ ए होगा। एट पॉइंट ए ऑफ द फ्लक्स टाइम कर्व फाई बराबर ओ ए डैश, सॉरी ए डैश। एट पॉइंट ए पॉइंट पर जो ऑफ द फ्लक्स टाइम कर्व के ए पॉइंट पर जो फाई है वो कितना आएगा, ए डैश। दिस करस्पोंडेंट टू ए करंट ओ बी इन द हिस्टैरिसीस लूप। इसके करस्पोंडेंट हिस्टैरिसीस लूप में जो करंट होगा वो क्या होगा, ओ बी। इन ब्रीफ, संक्षेप में, द वेरियस अवशिष्ट ऑफ फिगर ए आर प्लॉटेड एज ऑर्डिनेट्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ करंट वेव। करंट वेव की शेप को डिटरमाइन करने के लिए कुछ ऑर्डिनेट्स काम में लेते हैं। दिस प्रोसीजर इज फॉलोड राउंड द होल लूप। इस प्रोसीजर को पूरे लूप के लिए चारों ओर हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अंटिल ए सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, जब तक हमें पर्याप्त मात्रा के पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो जाते, प्राप्त नहीं हो जाते। द करंट टाइम कर्व फॉर द होल लूप इज प्लॉटेड। पूरे लूप के लिए करंट टाइम कर्व है वो प्लॉट करते हैं। फिगर शोज द वेव फॉर्म फॉर अपर हाफ ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप के अपर हाफ के लिए वेव फॉर्म फिगर शो कर रहा है, फिगर नंबर ए।
द असेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फ्लक्स, यानी कि जो लूप का जो असेंडिंग पार्ट है यानी बढ़ता हुआ जो पार्ट है वो क्या करता है, फ्लक्स इंक्रीज करते हुए फ्लक्स को बताता है। लूप इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फ्लक्सेज, फ्लक्स को इंक्रीज करते हुए पार्ट को बताता है असेंडिंग पार्ट, एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द डिक्रीजिंग फ्लक्स, और डिसेंडिंग पार्ट क्या कर रहा है, जो हमारा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है डिसेंडिंग पार्ट। द वेव फॉर्म ऑफ द करंट इन फिगर बी represents the magnetizing component and hysteresis component of load current. It reaches its maximum at the same time as the flux wave. यह जो पहुंचता है, जो अधिकतम वैल्यू पे कब पहुंचेगा, फ्लक्स वेव के समान टाइम पर। बट द टू वेव्स डू नॉट गो थ्रू जीरो साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों जो वेव हैं वो साइमल्टेनियसली जीरो से होकर नहीं पास होती है। इट इज शीन दैट, यह देखा गया है, द वेव फॉर्म ऑफ नो लोड करंट कंटेन्स थर्ड, फिफ्थ एंड हायर ऑर्डर ऑड हार्मोनिक्स, यानी कि जो वेव फॉर्म आती है नो लोड करंट की उसमें थर्ड हार्मोनिक्स होते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक्स होते हैं, कुछ हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स पाए जाते हैं, विच इंक्रीज रैपिडली इफ द मैक्सिमम फ्लक्स इज टेकन फर्दर इनटू सैचुरेशन। ये रैपिडली इंक्रीज होते हैं यदि जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है वो अचानक इज टेकन फर्दर इनटू सैचुरेशन। हाउएवर द थर्ड हार्मोनिक इज प्रीडोमिनेंट वन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, हार्मोनिक्स हायर देन थर्ड आर नेग्लिजिबल, यानी सभी प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए जो हार्मोनिक्स हैं, जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स से ज़्यादा जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए हम क्या करते हैं, उनको नेग्लिजिबल मानते हैं। यानी थर्ड हार्मोनिक्स से ज़्यादा जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। एट रेटेड वोल्टेज द थर्ड हार्मोनिक इन द नो लोड करंट इज अबव टू 5 to 10% ऑफ फंडामेंटल। रेटेड वोल्टेज पर जो थर्ड हार्मोनिक है, एट रेटेड वोल्टेज पर थर्ड हार्मोनिक इन द नो लोड करंट में थर्ड हार्मोनिक इज द अबाउट 5 to 10% ऑफ फंडामेंटल, वो फंडामेंटल का 5 to 10% होता है। एट 150 रेटेड वोल्टेज, 150% रेटेड वोल्टेज, 150% रेटेड वोल्टेज पर द थर्ड हार्मोनिक करंट कैन बी एज हाई, थर्ड हार्मोनिक करंट हाई हो सकता है एज 30 to 40% ऑफ फंडामेंटल, यह फंडामेंटल का 30 to 40% होता है। Under load conditions, the total primary current is equal to the phasor sum of लोड करंट एंड नो लोड करंट। यानी लोड कंडीशन के अंतर्गत जो टोटल प्राइमरी करंट होगा वो लोड करंट और नो लोड करंट का क्या होगा, फेजर सम के बराबर होता है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड करंट इज वेरी लार्ज, चूंकि जो मैग्नीट्यूड है लोड करंट का वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नो लोड करंट। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है लोड करंट का वो नो लोड करंट के मैग्नीट्यूड की तुलना में ज़्यादा होता है। द प्राइमरी करंट इज ऑलमोस्ट साइनसॉइडल अंडर लोड कंडीशंस, इसलिए जो प्राइमरी करंट है लोड कंडीशंस के अंतर्गत क्या होता है, साइनसॉइडल होता है। आगे है इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। अब बात करते हैं इनरश ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज इनिशियली एनर्जीज्ड, जब ट्रांसफार्मर हमारा वास्तव में एनर्जी में है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने में, ट्रांसफार्मर इज इनिशियली एनर्जीज्ड, देयर इज ए सडन इनरश ऑफ प्राइमरी करंट, तो अचानक से जो प्राइमरी करंट है वो अचानक से इनरश होता है, इंक्रीज होता है। The maximum value attained by the flux is over twice the normal flux, maximum value attained by the flux के द्वारा जो अधिकतम वैल्यू अटेंड होगी is over twice the normal flux, वह नॉर्मल फ्लक्स की दुगनी होगी। जो फ्लक्स प्राप्त होगा, फ्लक्स की जो अधिकतम वैल्यू होगी वो नॉर्मल फ्लक्स की क्या होगी, दोगुनी होगी। द कोर इज ड्राइवन फार इनटू सैचुरेशन विद द रिजल्ट दैट द मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि अब जो कोर है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन से दूर चला जाएगा। विद द रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप दैट द मैग्नेटाइजिंग करंट हैज ए वेरी हाई पीक वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग करंट की जो वैल्यू है वो हाई वैल्यू पे पहुंच जाता है, यानी पीक मैग्नेटाइजिंग करंट अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। लेट ए साइनसॉइडल वोल्टेज, हम एक साइनसॉइडल वोल्टेज मान रहे हैं V1 बराबर V1 m साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बी अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इसे हम जो साइनसॉइडल वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में अप्लाई कर रहे हैं। द सेकेंडरी ऑफ विच इज एन ओपन सर्किट, सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि ओपन सर्किट है, हेंस अल्फा द एंगल ऑफ द वोल्टेज साइनसॉइडल एट टी बराबर 0। यहाँ पे जो अल्फा है साइनसॉइडल वोल्टेज का एंगल है टी बराबर 0 पर। सपोज फॉर द मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए हम सपोज करते हैं, सपोज हम ये करते हैं फॉर द मूवमेंट, किसी क्षण के लिए भी नेग्लेक्ट कोर लॉसेज को नेग्लेक्ट करते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस। किसी क्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि हमने कोर लॉसेज को नेग्लेक्ट कर दिया और प्राइमरी रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। देन V1 बराबर किसके आ जाएगा, T1 d∅ अपॉन dt। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 वेयर T1 इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, जहाँ पर T1 क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है, एंड phi इज द फ्लक्स इन द कोर, और phi क्या है, जो कोर में जो फ्लक्स है।
इन द स्टडी स्टेट में b1m बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा फाइव एम टी वन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम निकालेंगे तो b1 बराबर इक्वेशन 1 क्या थी, b1 बराबर b1m साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ पे हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुटअप करनी है b1 की, तो b1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, b1 की वैल्यू रख दी हमने t1 डी फाइव अपॉन डी टी बराबर क्या आ गया b1m साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ गया, डी टी1 डी फाइव अपॉन डी टी बराबर b1m साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ से डी फाइव अपॉन डी टी की यदि हम वैल्यू निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे, तो b1m अपॉन t1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ b1m बराबर ओमेगा फाइव एम t1 इन इक्वेशन नंबर 4। इस वाली इक्वेशन में हमको क्या करना है, जो हमारा b1m है उसकी जगह वैल्यू पुटअप करना है ओमेगा फाइव एम t1। तो वैल्यू पुटअप करते हैं तो डी फाइव अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, b1m की जगह वैल्यू पुटअप कर दिया ओमेगा फाइव एम t1 अपॉन t1 है ही है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। t1 से t1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी फाइव अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा फाइव एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब हमको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 5 आई है इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 गिव्स, यदि हम इक्वेशन नंबर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाइव अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा, फाइव ओमेगा बराबर यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस, तो माइनस के कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। फाइव एम जो की त्यों, तो फाइव एम कॉन्स्टेंट था, फाइव एम को जो की त्यों, तो माइनस मैंने आगे ले लिया तो क्या आ गया, माइनस के फाइव एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस के फाइव सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। फाइव सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब बेयर फाइव सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर फाइव सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है टू बी फाउंड फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, जो हमने इनिशियल कंडीशन से हमने प्राप्त हुआ है एट टी बराबर जीरो, जब हमने टाइम की जगह वैल्यू क्या पुट की है, जीरो पुट की है। अज्यूम, हम ये अज्यूम कर रहे हैं व्हेन द ट्रांसफार्मर बार लास्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई लाइन, हमने जब ट्रांसफार्मर को लास्ट पिछले टाइम हमने कब सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया था, ए स्मॉल रेसिडुअल फ्लक्स यार, जब हमने ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट किया था तो उस टाइम पे हमारा जो ट्रांसफार्मर में कुछ फ्लक्स बच जाता है उसको हम रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स। जो स्मॉल रेसिडुअल फ्लक्स है उसको मैंने फाइव आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, रिमेन्स इन द कोर, जो कोर में रह जाता है। जब हमने ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट किया तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, कुछ रेसिडुअल फ्लक्स बच जाता है जिसे हमने फाइव आर के द्वारा डिनोट किया है, जो कोर में पाया जाता है। थस एट टी बराबर जीरो, फाइव बराबर फाइव आर, इसलिए टी बराबर टी जीरो पर, टी बराबर जीरो पर यानी टाइम की वैल्यू जब हम जीरो पुटअप करेंगे तो फाइव किसके बराबर आएगा, फाइव आर के। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज, अब हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में ये वैल्यू को पुटअप करना है। तो इक्वेशन 6 में हमको ये वैल्यू पुटअप करना है। देखते हैं, ये वाली इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें हमको क्या करना है, फाइव की जगह तो फाइव आर रखना है। तो फाइव की जगह मैंने इक्वेशन 6 में क्या रख दिया, देखो फाइव आर रख दिया, फाइव की जगह मैंने क्या रख दिया, फाइव आर रख दिया। आगे देखते हैं, फाइव की जगह मैंने फाइव आर रख दिया। आगे देखो, टी की जगह मेरे को क्या पुट करना है, जीरो, तो माइनस के फाइव एम कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा तो जो कितने हो, टी की जगह क्या रखोगे, जीरो, तो टी की जगह जीरो रखोगे तो कॉस जीरो बन गया, जीरो प्लस अल्फा, तो कॉस जीरो प्लस अल्फा प्लस के फाइव सी बन गया। कॉस जीरो प्लस अल्फा बन गया, मतलब फॉर्मूला बन गया हमारा कॉस ए प्लस बी का। अब हमको टिग्नोमेट्री से हमें इसको खोलना है, तो कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। जब हम इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद में हमारा जो आएगा फाइव आर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के फाइव एम कॉस ऑफ अल्फा प्लस के फाइव सी। जहाँ पे जो ए का काम करेगा वो क्या करेगा, जीरो काम करेगा, और बी की जगह जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, अल्फा काम करेगा। तो यहाँ पे हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे इसमें, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, फाइव सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव आर फाइव एम कॉस ऑफ अल्फा। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 7। तो फाइव आर बराबर क्या आ गया, माइनस के फाइव एम कॉस ऑफ अल्फा प्लस के फाइव सी। ये हमारा इक्वेशन 6 से आया है, जिसमें हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, टी बराबर जीरो पुट कर दिया था, फाइव बराबर फाइव आर पुट कर दिया था। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हमने कॉस ए प्लस बी फॉर्मूले को हल किया, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी फॉर्मूला खोल के, और हमारी जो इक्वेशन आई है फाइव आर बराबर क्या आ जाएगी, माइनस के फाइव एम कॉस ऑफ अल्फा प्लस के फाइव सी। अब यदि मैं यहाँ से फाइव सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फाइव सी बराबर क्या आ जाएगा, फाइव आर प्लस के फाइव एम कॉस ऑफ अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। नाउ इक्वेशन नंबर 6 देन बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 6 क्या बन जाएगी हमारी, देखना, फाइव बराबर माइनस के फाइव एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस के फाइव सी। फाइव सी की जगह ये वैल्यू पुट कर करूँगा अब मैं, जो इक्वेशन नंबर 7 में आई है। तो इक्वेशन नंबर 7 में जो वैल्यू
आई है उसको हम पुटअप कर देते हैं। देखो तो फाई बराबर क्या आ गया, माइनस के फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस के फाई सी, ये इक्वेशन 6 थी, इसमें मैंने फाई सी की जगह वैल्यू पुटअप कर दी है। तो माइनस के फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा तो ज्यों की त्यों रहा, प्लस के फाई सी की जगह वैल्यू पुटअप कर दी फाई आर प्लस के फाई एम कॉस ऑफ अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है उसमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक तो स्टेडी स्टेट कंपोनेंट है फ्लक्स फाई एम का, और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है, ट्रांजिएंट कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स फाई सी, ट्रांजिएंट कंपोनेंट है फ्लक्स फाई सी का। नाउ इक्वेशन 8 शोज दैट, इक्वेशन 8 ये दिखाती है दैट द फ्लक्स कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी जो फ्लक्स बन रहा है उसमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, द स्टेडी स्टेट कंपोनेंट फाई एस एस, एक तो स्टेडी स्टेट कंपोनेंट फाई एस एस, एंड ट्रांजिएंट कंपोनेंट फाई सी और ट्रांजिएंट कंपोनेंट फाई सी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांजिएंट कंपोनेंट, ट्रांजिएंट कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, फाई सी, जो हमारा ट्रांजिएंट कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, फाई आर प्लस के फाई एम कॉस ऑफ अल्फा। फाई आर प्लस के फाई एम कॉस ऑफ अल्फा को हमने ट्रांजिएंट कंपोनेंट बोला है फ्लक्स फाई सी का। इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा, वो अल्फा का फंक्शन है, वेयर अल्फा इज द इंस्टेंट एट विद द ट्रांसफॉर्मर स्विच्ड ऑन टू द सप्लाई। अल्फा वो क्षण है जहां पर हमने ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से दोबारा से स्विच ऑन किया है, सप्लाई से दोबारा से कनेक्ट किया है। इफ द ट्रांसफॉर्मर इज स्विच्ड ऑन एट एल्फा बराबर जीरो, यदि ट्रांसफॉर्मर को हम स्विच ऑन कर रहे हैं एट एल्फा बराबर जीरो, एल्फा बराबर जीरो पर, देन कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू किसके आ जाएगा 1, तो फाई सी बराबर फाई आर प्लस के फाई एम कॉस ऑफ अल्फा, ये इक्वेशन थी। अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो, तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाई सी बराबर कितना आ जाएगा फाई आर प्लस के फाई एम। तो इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, फाई सी बराबर फाई आर प्लस के फाई एम। तो देखो फाई बराबर माइनस के फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस के फाई सी। अब देखो फाई बराबर माइनस के फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, तो कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ए का काम करेगा ओमेगा टी, बी का काम करेगा अल्फा, तो हमने खोल दिया माइनस के फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ अल्फा माइनस के साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा, प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस के फाई आर प्लस के फाई एम कॉस ऑफ अल्फा, फाई सी की जगह वैल्यू पुटअप कर दी फाई आर प्लस के फाई एम कॉस ऑफ अल्फा। अब अल्फा बराबर जीरो पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के फाई एम जो कि कॉस ऑफ ओमेगा टी, अल्फा की जगह रख दिया कॉस ऑफ जीरो, माइनस के साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा की जगह रख दिया जीरो, साइन जीरो प्लस के फाई आर प्लस के फाई एम कॉस ऑफ जीरो। अब यहाँ पे देखो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो फाई बराबर माइनस के फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये वाली टर्म बन जाएगी पूरी जीरो, माइनस के जीरो प्लस के फाई आर प्लस के फाई एम, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी 1, तो फाई एम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई एम, फाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के फाई आर प्लस के फाई एम, फाई बराबर क्या आ गया, माइनस के फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के फाई आर प्लस के फाई एम। अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंतर्गत हमको क्या करना है, ओमेगा टी बराबर क्या पुट करना है पाई, इस ओमेगा टी की जगह क्या रख देंगे पाई, तो फाई बराबर माइनस के फाई एम कॉस ऑफ पाई प्लस के फाई आर प्लस के फाई एम, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस के 1, तो माइनस के फाई एम इंटू माइनस के 1 प्लस के फाई आर प्लस के फाई एम, तो फाई एम को ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो फाई एम प्लस के फाई आर प्लस के फाई एम, तो फाई एम प्लस फाई एम को यदि एडिशन करेंगे तो 2 फाई एम प्लस के फाई आर, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 2 फाई एम प्लस के फाई आर। Thus the core flux attains the maximum value of flux equal to 2 phi m plus के phi r, इसलिए जो कोर फ्लक्स है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करता है जो किसके बराबर है 2 phi m plus के phi r के, विच इज ओवर ट्वाइस द नॉर्मल फ्लक्स, जो नॉर्मल फ्लक्स की क्या है दोगुनी है। दिस इज नॉन एज डबलिंग इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं डबलिंग इफेक्ट, मतलब जो फ्लक्स है वो हमारा पहले के जो फ्लक्स का क्या हो रहा है दुगना, नॉर्मल फ्लक्स का क्या हो रहा है दुगना, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम दुगना डबलिंग इफेक्ट बोलते हैं। टू ऑब्टेन नो ट्रांजिएंट इंडक्शन करंट, नो ट्रांजिएंट इंडक्शन करंट प्राप्त करने के लिए फाई सी शुड बी जीरो, यदि नो ट्रांजिएंट इंडक्शन करंट प्राप्त करना चाहते हैं तो फाई सी जीरो के बराबर होना चाहिए, तो फाई सी बराबर जीरो कर दो, फाई सी की जगह वैल्यू पुट कर दो फाई आर प्लस के फाई एम कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो, तो फाई आर बराबर क्या आ जाएगा माइनस के फाई एम कॉस ऑफ अल्फा यदि निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के फाई आर अपॉन फाई एम। सिंस फाई आर इज यूजुअली वेरी स्मॉल, चूंकि फाई आर की वैल्यू बहुत कम है, कॉस ऑफ अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, एंड अल्फा बराबर कितना आ जाएगा एन पाई अपॉन 2, अल्फा बराबर एन पाई अपॉन 2। इन अदर वर्ड्स द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द सप्लाई लाइन नियर ए पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज मैक्सिमम, यदि हम ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज, जब वोल्टेज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव पे मैक्सिमम है और नेगेटिव पे मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट इनरश विल बी मिनिमाइज, तो इनरश करंट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जो इनरश करंट है वो मिनिमाइज होगा यदि हम ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज पर
पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज और नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज पर हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो इनरश करंट है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।